नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भारत के भूगोल से संबंधित भारत की तटीय पर्वत श्रेणियां हैं। इसके पहले मैंने आपको भारत के भूगोल से संबंधित कई सारे टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं, जिनमें भारत का सामान्य परिचय, भारत के तट एवं घाट, भारत का तटीय विभाजन, और आज उसी को आगे करते हुए हमारा जो अगला टॉपिक है वह है भारत का तटीय पर्वत श्रेणियां। तो आज हम लोग इसी को विस्तार से पढ़ेंगे, भारत के तटीय पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो यदि आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के भारत के भूगोल से संबंधित जितने सारे टॉपिक कंप्लीट करवाए गए हैं आप ये वीडियो अवश्य देखें और उनकी नोट्स भी ज़रूर ले लें। तब आप आगे के वीडियो को देखें, तब आप कंटिन्यू रूप से सारी बातों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने जो भी चीज़ें बताए थे उसको थोड़ी सी रिकॉल करते हैं, थोड़ी सी अपनी याददाश्त को ताज़ा करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको भारत के तट एवं घाट वाले वीडियो में बताया था कि भारत के तट यानी भारत जो हम है वह क्या है, तीन और जो है वह समुद्री ओर से घिरा हुआ है। भारत के तीन क्षेत्र जो हैं वे समुद्रों से क्या है, घिरा हुआ है, और समुद्रों के किनारे लगे हुए वही स्थल क्या कहलाते हैं, तट कहलाते हैं। और भारत के तटों को जो है तीन भागों में बांटा गया था। ये जो हमारा तट है ये क्या कहलाता था, पूर्वी तट, और ये हमारा क्या है, पश्चिमी तट, और ये क्या है, दक्षिणी तट। तो तीन भागों में बांटा गया था भारतीय तटों को, पहला पूर्वी तट और दूसरा पश्चिमी तट और दक्षिणी तट। लेकिन जब वही हम घाट की बात करते हैं तो घाट भारत में मुख्यतः दो प्रकार के घाट पाए जाते हैं। एक ये हमारा हो गया पूर्वी घाट, और ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, दो तरह के घाट भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित घाट को क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं, और पश्चिमी तट पर स्थित घाट को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। फिर उसके आगे मैंने वीडियो में आपको बताया था आगे वाले क्लास में कि भारत के तटों का विभाजन, भारत के तटीय प्रदेश का विभाजन। तो उसके अनुसार मैंने आपको बताया था मालाबार तट, कोंकण तट है ना, कैनरा तट, कोरोमंडल तट। तो ये सारे तट के बारे में मैंने आपको बताया था, उनका विभाजन करके, और कहाँ से कहाँ तक उन तटों का विभाजन किया गया है, कहाँ से कहाँ तक किन तटों का विस्तार है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बता दिया है। आज हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि भारत के तटीय पर्वत श्रेणियाँ, यानी भारत के जो तट हैं उनमें कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज भारत के तटीय पर्वत श्रेणियों से। तो दोस्तों, यदि हम बात करते हैं तो पूर्वी तट की और बात करते हैं, तो पूर्वी तट यानी भारत के तटीय पर्वत श्रेणियां जो है वह दो भाग में बटा हुआ है, यानी कि पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रेणियां और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रेणियां। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो दोस्तों, पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रेणियों की जब हम बात करेंगे, ये हमारा पूर्वी तट है और ये हमारा क्या है, पश्चिमी तट है। तो पहले हम पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वह क्या है, आप देखेंगे झारखंड के समीप एक पर्वत श्रेणी आपको दिखाई देगा जिसका नाम है राजमहल। राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ जो है जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य के एक जिला आपने नाम सुना होगा, साहेबगंज से गोड्डा तक ये क्या है, विस्तृत है। तो ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं जो कि झारखंड राज्य के साहेबगंज से लेकर के गोड्डा जिले तक विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है, वह क्या है, पारसनाथ है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, पारसनाथ है। तो याद रखिएगा, राजमहल
पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो पारसनाथ है। पूछा जाता है कई बार कि पारसनाथ निम्नलिखित में से किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो याद रखिएगा वो राजमहल की पहाड़ियों की है। यदि राजमहल की पहाड़ियाँ पूछा जाए कि राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो वे कहाँ स्थित है? झारखंड के साहेबगंज जिले से लेकर गोड्डे जिले तक ये विस्तृत है। तो ये हमने देखा राजमहल पहाड़ियों की ओर। अब हम दोस्तों जैसे ही हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, पूर्वी तट के मैदानों के नीचे की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो ये जो हमारा क्षेत्र है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो हमारा क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? ये ओडिशा का तट कहलाता है, यानी ओडिशा। ये जो हमारा है ये कौन सा राज्य है? ओडिशा। मैप में आप लोग देखेंगे ये ओडिशा है। अब देखेंगे कि ओडिशा पे के तट जो है वहाँ पे कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो ओडिशा के तट पर यदि देखेंगे तो यहाँ इसके तटीय भाग में जो सबसे पहले है वह है मालयागिरी पहाड़ी। इसी को मलायागिरी पहाड़ी भी कहते हैं, मालयागिरी पहाड़ियाँ। ओडिशा के तट पर एक और पर्वत स्थित है, वो कौन है? मालयागिरी पहाड़ियाँ। और दूसरा जो है वह क्या है? नायगढ़ पहाड़ियाँ। नायगढ़ पहाड़ियाँ। तो मालयागिरी पहाड़ियाँ और नायगढ़ पहाड़ियाँ ये कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। तो याद रखिएगा मालयागिरी पहाड़ियाँ और नायगढ़ पहाड़ियाँ जो है वे कहाँ स्थित है? वे ओडिशा में स्थित है, यानी वो पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा में स्थित है मालयागिरी पहाड़ी और नायगढ़ पहाड़ी। नायगढ़ पहाड़ी यदि बात करें दोस्तों तो नायगढ़ पहाड़ी जो है वह लौह अयस्कों के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ पे लौह अयस्क बहुत यातायात में पाए जाते हैं। लौह अयस्क की बात करें तो जैसे लोहा, तांबा, टीन आदि ये सब कहाँ पाए जाते हैं? नायगढ़ की पहाड़ियों पे बहुत यातायात में पाए जाते हैं। राजमहल की पहाड़ियों में भी जो है बहुत यातायात में लौह अयस्क एवं कोयला बहुत यातायात में पाए जाते हैं। तो कोयला भी सर्वाधिक पाया जाता है राजमहल की पहाड़ियों में। और इसके अलावा लौह अयस्क जैसे कि तांबा, टीन, लोहा इत्यादि भी पाया जाता है। तो राजमहल और नायगढ़ की पहाड़ियाँ जो है वह किसके लिए जाना जाता है? क्या सर्वाधिक पाया जाता है? तो लौह अयस्क के लिए। तो ये हमारा हो गया ओडिशा पर स्थित। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नदी बहती है जिसे कि कावेरी नदी कहा गया है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। और ये नदी जो है वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश को विभाजन करने का कार्य करती है। यानी ये नदी के जस्ट हम इधर वाले पोर्शन को जब हम देखते हैं तो ये हमारा क्या है? ये हमारा आंध्र प्रदेश का इलाका है। ये जो हमारा इलाका है वो किसका इलाका है? तो वो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। ये हमारा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। और अब देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से पर्वत श्रेणियां इनके तटों पर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले हम देखेंगे तो एक पहाड़ी है रंपा पहाड़ियाँ। दूसरा शेष चालम पहाड़ियाँ। अब ये शेष चालम पहाड़ियाँ जो है इनसे कई सारे सवाल बनते हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो इनसे कौन कौन से सवाल बनते हैं तो उनको हम थोड़ा एक दृष्टि से देखेंगे। तो शेष चालम पहाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले इसे जो है वो 7 पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शेष चालम पहाड़ियों को क्या? 7 पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या है कि आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस टेम्पल का नाम सुना होगा और वो टेम्पल कौन है? तिरुपति टेम्पल, तिरुपति मंदिर।
है ना। तिरुपति मंदिर का नाम सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये, और ये मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेकिन आंध्र प्रदेश में ये कौन सी पहाड़ियाँ पर स्थित है? तो वे शेषचालम पहाड़ी पर स्थित है। तो सबसे पहले जो है वे क्या याद रखिएगा कि ये 7 पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दूसरा कि शेषचालम पहाड़ियों पर ही आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर जो है तिरुपति मंदिर वे स्थित है। तो तिरुपति मंदिर किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो वे शेषचालम पहाड़ी पर अवस्थित है, याद रखिएगा। और तीसरा इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि दिसंबर 2011 में भारत सरकार ने इसे जय मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। दिसंबर 2011 में भारत सरकार इसे क्या किया है? जय मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो शेषचालम पहाड़ियाँ के बारे में आपने देखा। तो सबसे पहले क्या देखा हमने कि शेषचालम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो वे आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब इनको क्या है कि 7 पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तिरुपति मंदिर शेषचालम की पहाड़ियाँ पर स्थित है और दिसंबर 2011 में इसे क्या है? जय मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट पहाड़ियाँ जो है वह है नन्ना मलाई पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्या है? नन्ना मलाई पहाड़ियाँ। याद रखिएगा, एक नन्ना मलाई पहाड़ियाँ हैं और एक अन्ना मलाई पहाड़ियाँ, तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। तो नन्ना मलाई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है नन्ना मलाई पहाड़ियाँ, ठीक है। अब नन्ना मलाई पहाड़ियाँ के लिए एक बात आप याद रखिएगा कि इसे ब्लैक पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पहाड़ियों के नाम से किसे जाना जाता है? तो नन्ना मलाई पहाड़ी को जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लैक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वह क्या है? पालकोंडा की पहाड़ी, और ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये अधात्विक खनिजों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे अधात्विक खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि रंपा पहाड़ी, शेषचालम पहाड़ी, नल्ला मलाई पहाड़ी और पालकोड़ा पहाड़ी, ये पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आंध्र प्रदेश से जब हम नीचे की ओर जाएंगे पूर्वी तटीय भाग में, तो ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। ये कौन सा प्रदेश है? तमिलनाडु प्रदेश है। अब तमिलनाडु के तटीय भाग में कौन कौन से पर्वत श्रेणी पाए जाते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारा प्रदेश है ये तमिलनाडु का तटीय प्रदेश है, तटीय स्थल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ पाए जाते हैं तमिलनाडु में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिसका नाम है जावेदी पहाड़ियाँ कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है। जावेदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि जावेदी पहाड़ी स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो है वे एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे एल्युमिनियम बहुत यातायात में पाया जाता है। दूसरा जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रेणी है वह क्या है? सेवरॉय पहाड़ी भी कहाँ स्थित है? तो वे तमिलनाडु में स्थित है। सेवरॉय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा जो है वे क्या है? पंचमलाई कहाँ स्थित है? ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तो याद रखिएगा, जावेदी, सेवरॉय और पंचमलाई पहाड़ी ये सभी कहाँ है स्थित है? तो ये सभी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक और जिसका नाम है पालनी पहाड़ियाँ। ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि तमिलनाडु में कौन कौन से पहाड़ियाँ स्थित है? जावेदी पहाड़ियाँ, सेवरॉय पहाड़ियाँ, पंचमलाई पहाड़ियाँ और
पालनी पहाड़ियाँ। ये सारी पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आगे हम इसे और भी विस्तार से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कौन से पहाड़ियाँ जो है वे भारत के कौन से तटीय क्षेत्र में स्थित है, तो उसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमिलनाडु में जावेदी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, पंचमलाई पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ। अब हमारा उसके बाद जो ये वाला भाग है, ये भाग किसका है? तो ये भाग है केरल का। ये भाग है, एक मिनट, ये भाग किसका है? केरल का है। यानी कि ये वाला क्षेत्र को हम केरल के नाम से जानते हैं, यानी ये केरल का तटीय प्रदेश है। अब केरल का तटीय प्रदेश है, तो अब केरल में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाए जाते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कुछ इलाका जो है वो तमिलनाडु और केरल से काफ़ी समीप है। तो कुछ पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु और केरल दोनों में विस्तृत है। वो थोड़ा तमिलनाडु की ओर भी विस्तृत है और केरल की ओर भी विस्तृत है। अब ये पहाड़ियाँ कौन कौन से हैं? तो ये पहाड़ियों को जब हम देखेंगे तो सबसे पहला हम देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। किससे? नीलगिरी पहाड़ियों से। नीलगिरी पहाड़ियाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ में सबसे पहला पॉइंट ये यहाँ से आता है क्वेश्चन कि नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु से केरल तक विस्तृत है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक है? तमिलनाडु से केरल तक विस्तृत है। अब कभी कभी विकल्प में पूछ दिए जाते हैं, प्रश्न में पूछ दिए जाते हैं कि नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है, अब विकल्प में आपको सिर्फ तमिलनाडु ही दिया रहेगा, तो वहाँ पे आप तमिलनाडु को सही करेंगे। यदि आपके विकल्प में केरल ना हो, सिर्फ तमिलनाडु हो, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ के लिए सिर्फ तमिलनाडु को टिक करेंगे। लेकिन यदि विकल्प में आपके तमिलनाडु भी हो और केरल भी हो, तो आप तमिलनाडु और केरल दोनों को सही करेंगे। यानी तमिलनाडु और केरल दोनों के इलाकों में नीलगिरी पहाड़ियाँ विस्तृत हैं। तो यदि तमिलनाडु केरल ही रहे तो बीपीएससी में मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि बीपीएससी में एक विकल्प आपको ई के रूप में रहेगा। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, आपके विकल्प में है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तब आप आसानी से अपना विकल्प किसकी ओर दीजिएगा? तमिलनाडु की ओर दीजिएगा। लेकिन यदि प्रश्न में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस स्थान में नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाती है, और आपके विकल्प में तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है, तो वैसे में आपका विकल्प ई सही होगा, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि तमिलनाडु केरल दोनों विकल्प में दिया गया है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये प्रश्न बीपीएससी कई बार उलझाने के लिए छात्रों से पूछता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये तमिलनाडु से केरल तक विस्तृत है। दूसरा, नीलगिरी पहाड़ियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसे ब्लू माउंट के नाम से जाना जाता है। किसे नाम से जाना जाता है? इसे ब्लू माउंट के नाम से जाना जाता है। चूंकि देखिए नाम से ही स्पष्ट है, नील यानी ब्लू, चूंकि यह काफ़ी खूबसूरत दिखता है, एकदम नीले आकार का दिखता है, इसलिए इसे ब्लू माउंट के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्या है कि इसकी सर्वोच्च चोटी जो है इसका नाम है दोदा बेटा। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। कई बार आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि दोदा बेटा किसकी सर्वोच्च चोटी है, और विकल्प में आपको कई सारे पर्वत श्रेणियों के नाम रहेंगे। तो याद रखिएगा दोदा बेटा नीलगिरी की
सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला क्या है कि ये चाय के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए। मतलब यहाँ चाय की उत्पादन बहुत ही ज़्यादा, चाय यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एक और सबसे BVI जो कि बीपीएससी 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है, आप देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, नीलगिरी पहाड़ियाँ की विशेषता क्या है, ये देखिए, ये जो हमारा बीच वाला भाग है, यहीं पे हमारा जो है ये क्या है, नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, यहाँ पे आप देख रहे हैं नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। ये नीलगिरी पहाड़ियाँ क्या करता है कि इधर वाले घाट को हमने क्या कहा था, पूर्वी घाट। इधर वाले घाट को हमने क्या कहा था, पूर्वी घाट। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ क्या करता है कि ये पूर्वी घाट आप देख रहे हैं, ये पूर्वी घाट और ये कौन सा है, पश्चिमी घाट, दोनों को मिलाता है। दोनों को क्या करता है, मिलाता है। तो याद रखिएगा कि पूछा जाता है प्रश्न में कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो वे कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो यहाँ से तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट क्या होते हैं, मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर। तो यहाँ से नीलगिरी काफ़ी, अभी तक यहाँ पे आप जो भी पढ़े हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी पहाड़ियों को लेकर के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला बात तो नीलगिरी पहाड़ियों को लेकर के जो कन्फ्यूजन है, तो वह याद रखिएगा, तमिलनाडु और केरल तक विस्तृत है। दूसरा, इसे ब्लू माउंट के नाम से जाना जाता है। तीसरा, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो दोदा बेटा है। ये चाय के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे आके मिलता है, किस जगह पे आकर के मिलता है, तो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। अगला जो पहाड़ी है आप देखेंगे तो ये है अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। अब हम देखते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ की यदि बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले ये कहाँ स्थित है, तो केरल। ठीक है, केरल में स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और कभी कभी तमिलनाडु में भी इसके कुछ कुछ अंश हैं, तो केरल से तमिलनाडु आप कह सकते हैं तक ये विस्तृत है। उसके बाद दूसरा क्या है कि अन्नामलाई जो है, उनकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, उसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी कौन है, अनाईमुडी। और ये भी काफ़ी VVI प्रश्न है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अनाईमुडी है वह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो वो अनाईमुडी है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो वो अनाईमुडी है। ठीक है, तो अनाईमुडी है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। और ये अनाईमुडी किसकी श्रेणी में है, किस श्रेणी में आता है, तो वह अन्नामलाई पहाड़ी के आता। तो अन्नामलाई से आप याद रखिएगा कि केरल से तमिलनाडु तक विस्तृत है। इसका सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। और अनाईमुडी दक्षिण भारत की, ये जो सारा इलाका आप देख रहे हैं, ये जो इलाका है ये टोटल दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च क्या है, चोटी है, कौन है, अनाईमुडी। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, तो आप इसे बिल्कुल ही गांठ बांध कर याद कर लें।
कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वह कौन है, अनाई मुडी है। तो दो चोटी मैंने अभी आपको बताया था, एक दोदा बेटा, तो दोदा बेटा याद रखिएगा वे नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, और अनाई मुडी जो है वे कहाँ की है, तो वे अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है। और ये सिर्फ अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी ही नहीं है बल्कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है ये। तो यार यहाँ से हमने देखा अन्नामलाई। अगला क्या है कि ये भी चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो आपने क्या देखा कि नीलगिरी की पहाड़ी भी चाय के लिए प्रसिद्ध था और अन्नामलाई की पहाड़ी भी चाय के लिए प्रसिद्ध, चूँकि जो आसपास के दक्षिण सुदूर इलाकों के जो पहाड़ियाँ हैं वे मुख्य रूप से चाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद एक पहाड़ी हम देखेंगे, वह है इलायची की पहाड़ी। इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इलायची पहाड़ियाँ की बात करें तो इलायची पहाड़ियाँ जो है वे कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। और इलायची नाम से ही स्पष्ट है इलायची, तो यहाँ पे इलायची और चाय दोनों पाया जाता है, नहीं यहाँ पे दोनों बहुत यातायात में इलायची और चाय पाया जाता है। तो अभी तक हमने देखा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और इलायची की पहाड़ियाँ। ये सारी पहाड़ियाँ जो है वे कहाँ स्थित हैं, वे केरल और कुछ कुछ जो है तमिलनाडु में स्थित है। एक और पहाड़ी आप देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं सबसे अंतिम वाला क्षेत्र यहाँ पे, और ये पहाड़ी है कार्डेडम की पहाड़ी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है, कार्डेडम पहाड़ी। क्यों कार्डेडम पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्डेडम पहाड़ी जो है वह सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, मतलब दक्षिण में स्थित सबसे अंतिम पहाड़ी कौन है, कार्डेडम पहाड़ी। तो यहाँ तक हमने केरल के बारे में देखा। अब केरल से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये किसका क्षेत्र है, ये कर्नाटक का क्षेत्र है, यानी ये कर्नाटक का तटीय प्रदेश का क्षेत्र है। ये कर्नाटक का तटीय प्रदेश का क्षेत्र है। और यहाँ पे आप जब देखिएगा तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबू बदन पहाड़ियाँ। बाबू बदन पहाड़ियाँ। एक और पहाड़ियाँ हैं जिसका नाम है ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ। और ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ से याद रखिएगा, इस पहाड़ी से ही कावेरी नदी निकलती है। ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ से ही कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। तो ये दोनों हो गए हैं कहाँ पे, तो ये कर्नाटक के क्षेत्र में पाए जाते हैं बाबू बदन की पहाड़ियाँ और ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो गोवा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ऐसी कुछ पहाड़ियाँ नहीं है। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो ये जो है ये महाराष्ट्र का क्षेत्र आपने देखा होगा मैप में, ये महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है। महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है। महाराष्ट्र में जब आप देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे एक महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। और इस महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो एक है बालाघाट। बालाघाट, बालाघाट, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आगे का जो ये वाला क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये आपका गुजरात है। ये कौन है, गुजरात है आपका, गुजरात। और गुजरात में आप देखेंगे कि गुजरात में कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं, तो गुजरात में सबसे पहले आपकी गिरी पहाड़ी है, फिर मांडव पहाड़ी है, और फिर कच्छ पहाड़ियाँ हैं। तो ये सारे हमने देखा, अभी तक आपको बताया
कि भारत के तटीय पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ पूर्वी तटीय है, कौन कौन से पश्चिमी तट पे है और कौन कौन से दक्षिणी तट पर स्थित है। तो सभी की चर्चा मैंने किया और इनमें से कुछ कुछ ऐसे पहाड़ियाँ हैं जिनसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ, कार्डेडम पहाड़ियाँ, शेष चालम पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। कभी कभी आपके प्रश्न में यह भी पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित नहीं है। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित नहीं है या फिर तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में स्थित नहीं है। तो आपको यदि पता नहीं रहेगा कि तमिलनाडु में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो आप उस विकल्प को सही नहीं कर पाएंगे और इस तरीके का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो तमिलनाडु में आप इसे क्या करें, एक मैप की तरह, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है एक चार्ट, वैसे चार्ट आप एक पेज पर बना ले और उसे हमेशा जब भी आप लगे कि मैं भूल रहा हूँ तो उसे आप देखने का प्रयास करें। तो तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो झट से आपके दिमाग में आ जाएगा, जावेदी है, सेवरॉय है, पंचमलाई है और पालनी है। ये सारी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो वे तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको रिकॉल कर देते हैं कि ये वाला हमारा तट जो है वो क्या है, पूर्वी तट है और ये वाला घाट जो हमारा क्या कहलाता है, पूर्वी घाट कहलाता है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि झारखंड के साहेबगंज से गोड्डा तक विस्तृत है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वे कौन है, तो वे आपका पारसनाथ है। उसके बाद जो हम आपको बताए थे वो ओडिशा वाले क्षेत्र में बताए थे, इसके जस्ट नीचे आप ओडिशा को क्षेत्र को देख सकते हैं। ओडिशा में आपको मलाईगिरी पहाड़ियाँ मिलेगी और नायगढ़ पहाड़ियाँ मिलेगी। नायगढ़ पहाड़ियाँ लोहा, तांबा, टीन इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आप आंध्र प्रदेश के क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में आपको रंपा की पहाड़ियाँ मिलेगी, फिर शेष चालम की पहाड़ियाँ मिलेगा। शेष चालम पहाड़ियाँ का यदि पूछा जाए तो इनमें तीन मुख्य बात याद रखिएगा कि इसे 7 पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और जो प्रसिद्ध विख्यात मंदिर है तिरुपति मंदिर, वे इसी शेष चालम पहाड़ियाँ पर स्थित है और दिसंबर 2011 में से भारत सरकार ने जय मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो वो नल्ला मलाई है जिसे कि ब्लैक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तीसरा बात करें तो पालकोड़ा है। तो ये सभी जो है वे सभी कहाँ तक इस आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब हम देखते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं, तो जावेदी है, सेवरॉय है, पंचमलाई है और पालनी है। ये सारी पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ स्थित है, वे तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद कुछ पहाड़ियाँ मैंने आपको बताया था कि केरल और तमिलनाडु दोनों में विस्तृत है और उनमें से एक आपको क्या है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ के बारे में मैंने आपको बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीलगिरी पहाड़ियाँ, सबसे पहले इसमें क्या क्या याद रखना है, तो नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंट भी कहा जाता है क्योंकि ये नीले रंग का है। दूसरा क्या है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वे केरल से तमिलनाडु तक विस्तृत है, मतलब ये केरल में भी है और तमिलनाडु में। तीसरा क्या है कि ये चाय के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। चौथा क्या है कि इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन है, तो वो दोदा बेटा है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसी पहाड़ियों पर, ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इसी पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके अलावा हम बात करें तो अन्नामलाई केरल में और तमिलनाडु में इलायची की पहाड़ियां हैं जो कि चाय और इलायची के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे अंतिम जो छोर पे स्थित है वे कौन से पहाड़ियां हैं, वे कार्डेडम की पहाड़ियां हैं। उसके बाद हम कर्नाटक की ओर बढ़ते हैं तो बाबूबदन की पहाड़ियाँ, जिसपे कि उसके बाद ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ जिससे कावेरी नदी निकलती है। फिर उसके आगे जब हम महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पे आप महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ देखेंगे, बालाघाट देखेंगे, महाबलेश्वर जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। फिर उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो गुजरात के क्षेत्र को आप देखेंगे और वहाँ पे आप गिरी पहाड़ियाँ को देखेंगे, मांडव पहाड़ियाँ को देखेंगे और कच्छ की पहाड़ियाँ को देखेंगे। तो ये था हमारा आज का भारत के तटीय पर्वत श्रेणियों के बारे में एक विस्तृत विश्लेषण। आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट कर ले, चूँकि नोट्स भी आपको ग्रुप में दे दिया गया है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं या फिर आप एटलस का प्रयोग कर सकते हैं, मैप का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी बात आपको याद करने से ज़्यादा अधिक अच्छी बात होगी कि आप इसे मैप के माध्यम से समझें। यदि आप मैप के माध्यम से समझेंगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से याद रहेगी कि कौन से पर्वत श्रेणी जो है, कौन से पहाड़ियाँ जो है वह किस क्षेत्र में है,
किस राज्य में है, क्योंकि कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ केरल में स्थित नहीं है। तो वैसे में आपको उस स्थान पर स्थित सभी पहाड़ियों को याद रखना जरूरी होता, तो आप इसे मैप के माध्यम से समझें और उसे याद रखने की कोशिश करें। तो आज का हमारा वीडियो जो है भारत के तटीय पर्वत श्रेणियों को लेकर के था। आगे फिर मैं आपको भारत के भूगोल से अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।